हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैंडल एजुकेशन तैयार में। तो आज हमारा ये पॉलिटी का सेशन रहेगा जिसमें हम पॉलिटी के एमसीक्यू देखेंगे। मैं आपको एक दो एमसीक्यू कराऊंगा वो जो एकदम स्ट्रिक्ट पेपर में आने के लिए एकदम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, उसके हम देखेंगे। तो पॉलिटी क्वेश्चन देखते हैं, हम राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन देखेंगे और इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही कराऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पटवार वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप पटवार वाले एग्जाम क्यों, आपका नजदीक एग्जाम है, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इन पॉलिटी क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि आपका दो पारी में एग्जाम है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा राजस्थान पॉलिटी में, कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो इस प्रकार के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल से कंबाइंड भी क्वेश्चन और पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर राज्यपाल का क्वेश्चन एक आर्टिकल से पूछकर दूसरा एक क्वेश्चन पूछेगा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपके सामने है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल से लगता है, पहली बात तो वो याद रखनी है। तो आपको इसका क्या उत्तर इस पर आता है, तो 4 बार लगा है, ठीक है। यानी 4 बार में राष्ट्रपति शासन लगा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता किस कारण है, तो मान लीजिए कोई सरकार की अस्पष्ट बहुमत है, या कोई सरकार में विद्रोह हो गया, या कोई मतलब उस राज्य में जो आंतरिक विद्रोह हो रहा है उसको संभालने के लिए मुख्यमंत्री क्या है कि बावजूद नहीं है, तो बल्कि राष्ट्रपति उसको क्या करता है, अपने अधीन राज्यपाल को सौंप देती है उस सरकार को, ठीक है। यानी पहले तो हमारे राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है ना, वो यही लगा है, दो तीन, अगर चौथा राष्ट्रपति शासन हम छोड़ देना तो वो एक बाबरी मस्जिद के मुद्दे से लगा था, बल्कि 3 राष्ट्रपति शासन अस्पष्टता बहुमत के कारण लगा। यानी अगर आपको राष्ट्रपति शासन के कारण पूछे ना, तो अस्पष्टता बहुमत है ना, अस्पष्टता बहुमत का मतलब क्या होता है कि कोई सरकार अपनी बहुमत पूर्ण सिद्ध ना कर पाए ना, इसका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति हमारे केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति बैठते हैं वो अपने सीधे ही राज्यपाल को कांटेक्ट करते हैं, यानी उसमें मुख्यमंत्री और विधायकों का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और हाल फिलहाल में किस में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आपके इस पर करंट में क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल में कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मणिपुर में लगा है, ठीक है। यानी मणिपुर आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए राइट, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, करंट का क्वेश्चन है। यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल में कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो मणिपुर में लगाया गया है, ठीक है। यानी मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो बेटी और केकी की जनसंख्या, वहां पे जनजाति का जो विद्रोह होता है उसके कारण राष्ट्रपति शासन लगता है। ये 6 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगता है और 6 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। यानी 6 अगस्त तक, यानी कल तक ये चला था, आगे 13 फरवरी या फरवरी में लगा था, अगस्त में इसका क्या होना चाहिए, महीना कंप्लीट होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए ना, इसको संसद में बिल लाया जाएगा, उसके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी ये करंट की बातें थी आपको समझाने के लिए ओनली, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगता है। फरवरी करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बंटवार वालों के लिए। अब बात आती है हमारे राष्ट्रीय शासन के बारे में। तो हमारे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए 4 बार लगा है। 4 बार किसकी सरकार में लगा है, अगर आप सीएम बात करें ना, यानी सीएम की बात करें तो सीएम पहले हमारे पहला राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कौन से सीएम थे उनकी बात करें ना, तो पहला राष्ट्रपति शासन लगता है मोहनलाल जी सुखाड़िया की सरकार में। यानी प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया की सरकार में पहला राष्ट्रपति शासन है लगता है, ठीक है। यानी पहला मोहनलाल जी सरकारिया में पहला राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसमें मोहनलाल जी सरकारिया साहब अस्पष्ट बहुमत होने के कारण वहां पे लगा दिया जाता है। यानी ये लगता कब है, डेट याद रखने की, आपको याद रखना 13 मार्च 1967 में लगता है। और ये 13 मार्च 1967 में राष्ट्रपति लगता है। और ये हटता कब है, तो हटता लगभग, इसमें मानकर चलो कि 26 अप्रैल 1967 को हटता है। यानी 26 अप्रैल 1967 को ये राष्ट्रपति शासन हटता है, ठीक है। यानी ये 45 दिन चला था। यानी पहले राष्ट्रपति शासन आपके, मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उसमें पहला राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब अपनी तीसरी विधानसभा में पूर्ण बहुमत करके नहीं आती हैं, तो उनपे क्या लगे, पूर्ण बहुमत न होने के कारण मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। और पूर्ण बहुमत न होने का राष्ट्रपति शासन वहां पे लगता है, तो पहला लगता है 13 मार्च 1967। बार बार इंपोर्टेंट ये प्रथम है, याद रख लेना, बार बार एग्जाम इसी प्रकार आता है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ठीक है। यानी प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगता है, 13 मार्च 1968 में लगता है। और हटता कब है,
तो हटता 26 अप्रैल 1967 को है, ठीक है। यानी ये बात कर रही है पहले राष्ट्रपति शासन की। अब ऐसे ही आपके सामने आ जाता है कि दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है। यानी हम राष्ट्रपति शासन की जो मेन इंपॉर्टेंट बातें वो सभी देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो अप्रैल 1977 में जो हरिदेव जोशी की सरकार बनती है ना, उस पे अस्पष्ट बहुमत कारण भी दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी हरिदेव जोशी की सरकार कब बनती है, तो आपको पता होना चाहिए 29 अप्रैल 1977 को लगा है। यानी 29 अप्रैल 1977 को, अगर डेट पूछे ना आपको, दूसरा राष्ट्रपति शासन बता रहा हूँ, 29 अप्रैल 1977 को लगता है। और ये आगे जाके लगभग ये राष्ट्रपति शासन कितने दिन का रहेगा आपके, यानी 29 अप्रैल 1967 को लगता है और 22 जून 1977 तक ये हट जाता है। यानी 22 जून 1977 तक क्या हो जाता है, ये हट जाता है, ठीक है। यानी दूसरा राष्ट्रपति शासन, इसमें कौन होते हैं सीएम हमारे, तो सीएम होते हैं हमारे हरिदेव जोशी साहब। यानी हरिदेव जोशी साहब दूसरे सीएम जो बने थे। यानी गैर कांग्रेसी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार को आपको पता होना चाहिए कि हमारे जब सरकार बन रही थी तो पहले जयनारायण व्यास जी निर्वाचित मुख्यमंत्री चुन के आते हैं। पहले 3 मनोनीत रह चुके थे, उसके बाद जयनारायण व्यास जी चुन के आते हैं। जयनारायण व्यास जी और मोहनलाल जी सुखाड़िया में गुट बढ़ जाता है कांग्रेस का। गुट बढ़ने के कारण एक पास मोहनलाल जी सुखाड़िया को उसमें युवा मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है और मोहनलाल जी सुखाड़िया अपना 17 साल का कार्यकाल लगातार चलाते हुए बात आती है, तब आती है कि 13 मार्च 1967 से मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब अपना बहुमत क्या करने देते हैं, विधानसभा में सिद्ध नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनके क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता था, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन वहां से उसका सिद्ध नहीं कर पाते। दूसरी बात की हरिदेव जोशी साहब भी अस्पष्ट बहुमत के कारण क्या है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण उसके क्या नहीं लगता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, ठीक है। यानी अस्पष्ट बहुमत के कारण दूसरा राष्ट्रपति शासन है, अस्पष्ट बहुमत के कारण दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 में, ठीक है। यानी इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। हमने दो देख लिए, यानी हमने क्या देख लिया, दो राष्ट्रपति शासन देख लिए कि पहला राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगता है, तो 45 दिन का लगता है। और दूसरा राष्ट्रपति शासन की बात करिए तो कितने दिन का लगता है, यानी दूसरा राष्ट्रपति शासन के आप देख लेना दिन गिन लेना। अब बात कर रहे हैं हम तीसरे राष्ट्रपति शासन की, यानी तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, ठीक है। यानी पहला राष्ट्रपति शासन देख लिया हमने, अब दूसरे राष्ट्रपति देख लिया हरिदेव जोशी साहब, मोहनलाल सुखाड़िया साहब, तीसरा राष्ट्रपति शासन। अब राजस्थान सरकार में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। ये राष्ट्रपति शासन किसकी सरकार में लगेगा, तो ये बहनों से शेखावत की सरकार में लगता है, यानी बाबू साहब सरकार में लगता है। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन किसकी सरकार में लगता है, बहनों से शेखावत की सरकार में, ठीक है। ये कब लगता है, तो ये डेट याद रखने के लिए 16 फरवरी 1980 में लगता है और ये लगभग 108 दिन तक चलता है। यानी 16 फरवरी 1980 में लगता है, ये 108 दिन तक चलता है। एक 6 जून 1980 तक रहेगा, 6 जून 1980 तक रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री की बात करें ना, सीएम की बात करें तो बाबा साहब उसमें भैरों सिंह शेखावत जो गैर कांग्रेसी सरकार बनाती है हमारी बीजेपी, हाल फिलहाल जिसे बीजेपी कहते हैं ना, उसके बनाती है सरकार भैरों सिंह शेखावत साहब। और ये कितने दिन का लगता है, तो आपको याद रखने के लिए 108 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। यानी बार बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एक ही करो, इतना बढ़िया तरीका करो कि आपको राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की सारी बातें क्लियर होती जाए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपके, यानी 108 दिन का लगता है। अब चौथी बार भी राष्ट्रपति शासन बात करें ना, चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो चौथी बार राष्ट्रपति शासन की आपको मैं डेट बताऊं तो 5 सितंबर यानी 15 सितंबर 1952 में लगता है, 15 सितंबर 1952 में लगता है और 15 सितंबर 1952 में लगता है और 15 सितंबर 1952 में लगता है और ये लगभग 3 दिसंबर तक चलेगा शायद तक ना, 3 दिसंबर 1952 तक रहेगा, ठीक है। इसमें भी सीएम कौन थे हमारे, इसमें भी बाबा साहब हमारे सीएम थे, बल्कि ये लगता कितने दिनों का है, 354 दिनों का, सही है, राइट है। यानी 354 दिनों का या 53 दिनों का, सॉरी 53 दिनों का भी लगता है, सॉरी 53 दिन, ठीक है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके राज्यपाल से राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन है ना, मैं आपको फिर से बता दूं कि चौथा राष्ट्रपति शासन किसके कारण लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया था, बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा था ना, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा था, उसके कारण उसके तरफ से ये क्या है कि उसकी तरफ से बाबू साहब की सरकार जब बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे पहले जनता पार्टी कहा करते थे, यानी 15 सितंबर 1952 से लेकर 3 दिसंबर 1952 तक चलता है, 353 दिन, सबसे सबसे लंबा चलने वाला। एक बात नोटिस कर लेना कि सबसे लंबा या सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन कौन सा है, यानी सबसे राष्ट्रपति शासन लगभग 1 साल के करीब चला था राष्ट्रपति शासन, यानी चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है।
बार बार एग्जाम में सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय शासन है जो सबसे अधिक लंबे समय के लिए लगा था। तो आपको बता देना कि चौथा राष्ट्रीय शासन सबसे अधिक लंबे समय के लिए लगा था। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप बातों को डिकोड करके पढ़ोगे ना, यानी आपके सामने अगर राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल पूछे ना आपको, तो 356 याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे इस प्रकार के आर्टिकल 352 भी है, 356 है और 360 है। यानी ये तीन आर्टिकल आपको बार बार इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे, क्योंकि आपको वित्तीय आपातकाल और वो आंतरिक आपातकाल यानी बाह्य उनके लिए तीन आर्टिकल है जो इस पर शासन वाले आर्टिकल। ठीक है, हमें राजस्थान के राष्ट्रपति शासन संबंधी आर्टिकल पढ़ते हैं तो 356 आर्टिकल सही रहेगा, जिसकी बात अनुसार हम देखें तो राष्ट्रपति शासन आपको राजस्थान में 4 बार लगा था। ठीक है, इसमें आपको आराम से मुख्यमंत्री पूछे, आपको दिन पूछे, आप कोई भी पूछे ना, आपको एक इसमें बात नोटिस कर लेना, 4 राष्ट्रपति शासन में ये बात रहेगी ना कि इसमें हमारे राज्यपाल कौन थे, तो जो चेन्नई रेड्डी साहब है ना, रेड्डी साहब कौन थे, हमारे राज्यपाल थे। ठीक है, यानी रेड्डी साहब थे कौन थे, राज्यपाल थे। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि चौथा राष्ट्रपति शासन करंट के हाथ में, यानी इसके बाद नहीं लगा था। चौथा इसके लिए याद रखने ज्यादा ये है क्योंकि ये सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन काल था। चौथा और पहला ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो पहले बात होती है, जो लास्ट में बात होती है, वो इंपोर्टेंट बात होती है। इसके कारण हम देखें तो इसमें रेड्डी थे, यानी चिन्ना रेड्डी साहब हमारे कौन थे, राज्यपाल थे चौथे राष्ट्रपति शासन में। अगर राज्यपाल की परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन बनाता है तो उसमें। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आने के लिए मान लीजिए इसी के आधार पर अगर क्वेश्चन बनाए ना, कि इसके आधार पर हम क्वेश्चन बनाए, इसके आधार पर हम क्वेश्चन इस प्रकार भी बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री काल किसमें राष्ट्रपति शासन कौन रहा था, सबसे कम साल की राष्ट्रपति शासन कौन रहा था। यानी आपको क्वेश्चन को इस तरह डिकोड करके पढ़ना है कि आगे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि वो गलत ना हो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति शासन से संबंधित ना बनाकर वो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि राज्यपाल से आर्टिकल वगैरह इनकी बातें एग्जामिनर जानता है कि सभी बच्चा पढ़ के आ रहा है आज की बार। ठीक है, तो वो चाहेगा कि मैं कुछ अलग पूछूं, कुछ अलग तरीके से पूछूं। ठीक है, तो इसके लिए अलग करने के लिए वो क्या करेगा कि आपके सामने एक बात देगा कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगे थे। मैं आपको ये बताता हूं, यानी वो अब आगे थोड़ा कदम आगे बढ़ाएगा ना, तो ये बात लिख सकता है। यानी ये बात क्या लिख सकता है कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कौन से मुख्यमंत्री के समय लगा था। यानी आराम से सुनना है कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कौन से मुख्यमंत्री के समय लगा था, तो आपका जवाब होना चाहिए भैरों से शेखावत साहब बनते हैं ना, यानी भैरों से शेखावत साहब 2 बार लगा था, यानी 2 बार। ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय 1 बार लगा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया इसमें 1 बार लगा था, और हरिदेव जोशी साहब है ना, हरिदेव जोशी साहब के समय 1 बार लगा था। ठीक है, इनकम अगर क्रमानुसार पूछे तो इस प्रकार बताना है, और अगर अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे ना तो आपको उस तरह बताना है। ठीक है, यानी 2 नंबर में सबसे राष्ट्रपति शासन दूसरा सबसे बड़ा लगा था। अगर आपको 2 नंबर देना क्रम के अनुसार करना तो पहले बाबू साहब करना है, फिर हरिदेव जोशी साहब, फिर मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको डिकोड प्रश्नों को करना है। यानी आपको अगर किसी प्रकार क्वेश्चन देता है राष्ट्रीय शासन सबसे ज्यादा कौन से मुख्यमंत्री इसमें से लगा था, तो आपका जवाब होना चाहिए भैरों शेखावत में। अगर आपको ये दे कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री किसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी आपके क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री किसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, तो आपको अगर निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री किसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भैरों शेखावत किसमें लगता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया किसमें लगता है, और हरिदेव जोशी साहब में लगता है। ठीक है, यानी हमारे जो 3 मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, यानी 3 मुख्यमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूँ 3 मुख्यमंत्री किसमें हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार आपको अलग से नाम दे देंगे कि अशोक गहलोत साहब के दे देंगे नाम, भजनलाल जी शर्मा किसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, या वसुंधरा जी सिंधिया किसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, या हरिदेव जोशी किसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी आपको अन्य नाम देकर 1 की 2 की परिप्रेक्ष्य में बूझ लिया जाएगा। ठीक है, यानी अन्य नाम देकर 1 2 की परिप्रेक्ष्य में बूझ लिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार को बातों को आराम से पढ़ना है। यानी बातों को आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय शासन से मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है और राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री याद करते जाओ या राष्ट्रीय शासन याद करते जाओ, ना उसका राज्यपाल देखो ना उसका कार्यकाल देखो। इस प्रकार से मैं ये एक पर्सन के लिए आपके लिए 10% इसके निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पॉलिटी में इस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। पॉलिटी की तैयारी करने के लिए इस प्रकार। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आपको इंतजार और मेहनत इतनी करनी चाहिए, कि इंतजार और मेहनत इतनी करनी चाहिए जब भगवान को लगे ना कि मांग ले, जो तुझे चाहिए ना वो मांग ले, भगवान देने के लिए मजबूर हो जाए आपको।
यानी जिस पे आप हाथ रखो ना वो आपको मिलने तैयार हो जाए, कि मेहनत और इंतजार इतना करना चाहिए, भगवान कहे ना ले ले तेरा ही है सब कुछ, इस प्रकार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सोच लो कि किस कदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं है, पर मुझे जिस प्रकार आता है उस प्रकार आता है, मैं आपको बताता चाहता हूँ। मैं फिर भी ये समझा रहा हूँ आपको कि आपको 1% देखना है, मैं भी आप तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार तैयारी करेंगे ना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। यानी अगर राष्ट्रीय शासन से क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे नहीं लगेगा कि आपका गलत होगा। अगर आप भी गलत करोगे तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। प्रारूप समिति कब लागू हुई थी? दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रारूप समिति कब लागू होती है, कौन अध्यक्ष था? तो आपको प्रारूप समिति की बात करने के लिए मैं बता दूं, प्रारूप समिति किसके कारण बनी थी। तो प्रारूप समिति हमें पता है कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए, ढांचे को तैयार करने के लिए हमने प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी 29 अगस्त 1947 को क्या होती है, प्रारूप समिति का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना हर एग्जाम में, चाहे पटवार का हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे आप जेल प्रहरी का एग्जाम देखो, चाहे आगे आने वाली सीईटी के दोनों एग्जाम में इंडिया पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी का महत्व बहुत रहेगा। आपको एग्जामिनर आप राजस्थान के जीके के अलावा आपको इसके ज्यादा क्वेश्चन है पूछने लग गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एग्जाम की दृष्टि से ना वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को होता है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष को आपके अध्यक्ष और पूछा है ना, तो अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो कहते हैं हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे हमारे उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इस समिति के सदस्यों की संख्या पूछे ना, तो 1+6। ठीक है, यानी सदस्यों की संख्या बता देना है। ठीक है, यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1+6 थी। ठीक है, एक इसमें क्या करें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे इसके अध्यक्ष थे, और 6 अन्य क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, यानी 6 अन्य क्या थे, सदस्य थे। कुल की संख्या पूछे ना, आपको ऐसे देते कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 ऑप्शन में आए, उसको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, यानी किसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई प्रकार किसी प्रकार क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए तैयार हो कि इस प्रकार का एग्जामिनर दिमाग हमारे साथ खेल सकता है। इस प्रकार 1+6 भी दे सकता है, कुल संख्या दे सकता है, यानी ये क्या थी, कुल संख्या थी। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1+6 कौन से सदस्य थे, उनकी बात करते हैं। यानी 6 सदस्य कौन से थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसके नाम में कृष्ण जी के अलावा कुछ भी दिखे ना, यानी कृष्ण जी के अलावा अगर आपको कुछ भी नाम दिखे ना, उसको काटा मार के आना है। यानी कृष्ण जी के नाम के अलावा कुछ भी आपको नाम देखने को मिले ना, तो आपको उसको क्या करना है, काटा मार के आना है। पहले व्यक्ति की बात करते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर साहब थे। ठीक है, फिर दूसरे हमारे राजस्थान के कांग्रेस के गद्दावर नेता के मुंशी साहब थे। ठीक है, यानी कांग्रेस के गद्दावर नेता के मुंशी साहब थे। ठीक है, यानी इसमें भी मुंशी आ रहा है, इसमें गोपाल स्वामी भी क्या रहे, गोपाल स्वामी थे। एक आपको एक स्वामी जी और याद करनी है, कृष्णा स्वामी, यानी कृष्णा स्वामी भी इनके थे। ठीक है, यानी कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, के मुंशी साहब, एक मोहम्मद सादुल्ला साहब, मोहम्मद मोहम्मद सादुल्ला साहब। ठीक है, और इसमें कौन थे, और टीटी कृष्ण ब्रह्मचारी, और कौन से रह गए आपके, यानी कृष्ण ब्रह्मचारी और एन माधव साहब रह गए ना। टीटी कृष्ण ब्रह्मचारी और एन माधव साहब, इसमें आपको क्वेश्चन है ना, अब समितियां कुछ और भी समिति है ना, उनकी याद कर लेना। ठीक है, यानी इनके एन माधव साहब है और कृष्ण ब्रह्मचारी, इनके इसमें बीएल मित्र किस रैंक पर कौन आया था, वो याद कर लेना। ठीक है, यानी टीटी कृष्ण ब्रह्मचारी और बीएल मित्र साथ एन माधव साहब और कृष्ण ब्रह्मचारी थे। अब समितियां की बात करें ना, और समिति की कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लो। झंडा समिति मोस्ट है,
उसके कौन थे? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, झंडा समिति के थे, ठीक है। अब बात करें, अब संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनके कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और राज्य क्षेत्रों के लिए संघीय क्षेत्र कौन थे? तो उसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी इस प्रकार की आपकी समिति की मोस्ट क्वेश्चन रहेगी। यानी समिति का आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति देखनी पड़ेगी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की साहब की समिति देखनी पड़ेगी। जितनी आपकी समितियां है ना, वो हमारे चैनल के, इसी चैनल के वीडियो में लगभग शुरू वाले वीडियो देखे हो ना, उसमें समितियां बड़ी है, ठीक है। यानी ये मोस्ट रहेगी, प्लस आपके जो उप समितियां है ना, उसकी बात भी मोस्ट रहेगी, ठीक है। इन उप समितियों की बात भी मोस्ट रहेगी, ठीक है। यानी इस प्रकार आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं आज लगभग 2 क्वेश्चन करा के आया हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चनों में आपकी इतनी बातें बता दी, अगर इसे एग्जाम में 2-4 क्या, इसे 5-6 पारियों में जो पेपर होते हैं, मान लीजिए आपका 4th ग्रेड का 6 पारियों में पेपर होगा, तो 6 पारियों में मुझे जहां तक लग रहा है ना, 2 पारी में, हर 2 पारी या 2 क्वेश्चन में यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। यानी एक टॉपिक, एक पर्सन से 2 क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा, या 2 पारियों में तो 2 पर्सन आएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से वो कहता हूं कि इंतजार और मेहनत इतनी करो कि भगवान भी कहे ले ले तेरा है। तो ये सब है ना, कि इंतजार और मेहनत इतनी भी करो कि भगवान भी कहे ले ले ये तेरा है। शिद्दत चाहना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी के लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे कल वाले वीडियो में पॉलिटी के और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कल के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।